हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि एक संयुक्त बैठक क्या होती है। साधारण विधेयक के संबंध में हम लोग ने पूरी संयुक्त बैठक को देखा था। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है और इसको पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है। तो और जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपका चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और GS2 के साथ साथ हम लोग एक ऑप्शनल में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए। और हम लोग आज शुरुआत करते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है और इसे पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है, उसे हम लोग आज समझेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक हो गया संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। तो इससे पहले संविधान संशोधन विधेयक पे आने से पहले हम लोग आर्टिकल 368 को देखते हैं। तो आर्टिकल 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसा उल्लेख कहाँ पे मिलता है? आर्टिकल 368 में। और आर्टिकल 368 किसका भाग है? किस भाग में इसका उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में 368 का उल्लेख है। तो ये आपका आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 368 में। और किस भाग में आर्टिकल 368 का उल्लेख है? संविधान के 20वें भाग में आर्टिकल 368 का उल्लेख है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ता है सदन के, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है, किस सदन में उसे पेश किया जाएगा और उसके लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये आर्टिकल हो गया, इसके तहत संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और इसका उल्लेख कहाँ पे? संविधान के 20वें भाग में। तो आज हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? आर्टिकल 368। और इसका उल्लेख कहाँ पे? संविधान के 20वें भाग में। तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया के थोड़े बहुत स्टेप होते हैं, तो उसे हम लोग स्टेप को जान लेंगे। तो इसके बाद हम लोग को संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग ने साधारण विधेयक को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इससे पहले वाले लेक्चर देख लेंगे तो आपको साधारण विधेयक के जितना भी पूरा प्रोसेस होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और साधारण विधेयक के संबंध में 3 वाचन होते हैं, वो भी आपको समझा दिया गया है। और साधारण विधेयक के संबंध में एक संयुक्त बैठक होती है, तो उसको भी हम लोग ने विस्तार से कंप्लीट किया है। तो आप लोग उसे देख लीजिए। तो साधारण विधेयक के संबंध में आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आज हम लोग संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करेंगे। तो संविधान संशोधन विधेयक का पहला स्टेप है संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित कैसे होता है। तो पहला स्टेप है संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, पेश किया जा सकता है। ये हो गई संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ये हो गई 2 सदन, लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा। तो संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये हो गया संविधान संशोधन विधेयक। इसे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक, और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक में क्या होता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग ने साधारण विधेयक के संबंध में पढ़ा था। साधारण विधेयक भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये पहला स्टेप हो गया। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन का बहुमत
प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत की तो इसमें किस मतदान की आवश्यकता होती है? विशेष मतदान की आवश्यकता होती है यदि संविधान संशोधन विधेयक को सदन से पारित कराना है। विशेष बहुमत का क्या मतलब है कि सदन का बहुमत हो प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए। सदन का बहुमत हो प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराने के लिए। ये हो गया सदन का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत दोनों सदन में चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। अगर किसी भी सदन ने 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं किया तो वो संविधान संशोधन विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो इसे डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। सपोज करिए लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, 2/3 बहुमत से इन्होंने पारित कर दिया और इन्होंने पारित नहीं किया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। और दूसरा केस लेते हैं, ये पहला केस हो गया। दूसरा लेते हैं LS, ये होगी RS। इन्होंने पारित नहीं किया, राज्यसभा ने पारित कर दिया। तो सेकंड केस में क्या हो गया? लोकसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस है कि LS RS। यदि LS ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, RS ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो विधेयक पारित हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि दोनों जो भी विधेयक है उसको दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा होगा कि यहाँ से भी पारित हो गया 2/3 बहुमत से और यहाँ से भी पारित हो गया 2/3 बहुमत से, तो विधेयक पारित हो जाएगा। अगर किसी भी एक सदन ने 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित नहीं किया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा और सदनों के बीच गतिरोध होने पर किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। जैसे यहाँ पे सदनों के बीच गतिरोध हो रहा है, इन्होंने पारित किया, इन्होंने पारित नहीं किया, तो एक गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है, विधेयक तुरंत समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। साधारण विधेयक में क्या होता है कि सदनों के बीच अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता था तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, सिर्फ साधारण विधेयक में बुलाई जाती है, और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, जबकि और धन विधेयक के संबंध में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर देंगे तभी संविधान संशोधन विधेयक सदनों से पारित माना जाएगा। उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए वहां पे भेजा जाएगा। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। तो तीसरे केस पे आते हैं गाइस। तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं होती है। सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं होती है।
तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। किसमें नहीं होती? संविधान संशोधन विधेयक व अध्ययन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो संयुक्त बैठक केवल किसमें होती है? साधारण विधेयक के संदर्भ में केवल संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। और जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पे अपना वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पे अब वो अनुमति देने के लिए बाध्य है, वो उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 24 संविधान संशोधन के द्वारा। 24 संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन बिल पे अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल पे अनुमति देने के लिए बाध्य है। अनुमति देने के लिए बाध्य है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 24th, ये इंपॉर्टेंट है, 24th संविधान संशोधन 1971। आपको ईयर भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पे अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं कर सकता है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 24th संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पे अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो ये हो गया राष्ट्रपति। अब ये हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार संविधान संशोधन दोनों सदनों से पारित हो जाता है। पहले सदन से 2/3 बहुमत से पारित होगा। तो इसको प्रोसेस देख लेते हैं। ये पहले सदन से पारित हो गया। राज्यसभा, किसी भी सदन में ये पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसके बाद जाता है लोकसभा में, इसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। यहाँ से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत कौन सा? साधारण कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले सदन में पारित होना चाहिए। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? आर्टिकल 24 संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पे अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति किस संविधान संशोधन के तहत अनुमति देगा? 24 संविधान संशोधन 1971। तो ये इसे नीचे लिख लीजिए आप लोग। 24 संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुमति देने के लिए बाध्य है। यहाँ से 2/3, यहाँ से 2/3 और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात राष्ट्रपति विधेयक को वापस सदनों के पास नहीं भेज सकता पुनर्विचार के लिए। तो ये 24 संविधान संशोधन आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? 24 को आपको याद रखना है, ये है सचिन तेंदुलकर का बर्थडे। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे आपको सभी को याद होगा, 24 को होता है। तो 24 संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन में क्या स्टार्ट होता है? 7 से स्टार्ट होता है और सचिन का नाम भी 7 से स्टार्ट होता है। तो संविधान संशोधन कैसे याद हो जाएगा? सचिन का बर्थडे है 24 को, तो संविधान संशोधन भी 7 से होता है, सचिन भी 7 से स्टार्ट होते हैं नाम दोनों। तो सचिन का बर्थडे कब होता है? 24 को। और 24 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन को राष्ट्रपति को संविधान संशोधन बिल को मंजूरी देनी पड़ती है। तो आपको याद हो गया 24 सचिन का बर्थडे है, सचिन तेंदुलकर। तो 24 संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। किस बिल पे? संविधान संशोधन विधेयक पे। तो ये आपको याद हो गया, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको पूरा ऐसे ही डायग्राम बना के आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आज संविधान संशोधन के बारे में आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो ये हो गया संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, उसे दोनों सदनों में कैसे पारित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग का ये आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आप लोग से जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये राष्ट्रपति हो गए या पूरा यहाँ पे प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है, तो उससे हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो थैंक यू सो मच।